Hi friends, I Dr. Manisha Mittal would love to welcome you to next episode of MMI. MMI means I, me and myself. इधर हम सिर्फ बात करने वाले हैं अपने बारे में, अपने अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में, हमारे उसमें क्या डाउट्स रहते हैं, हम किस चीज़ से छुपे रहते हैं और ओपनली बात नहीं कर पाते. सो now, today, I'm going to welcome Dr. Sajan, a social entrepreneur and director of SRS Foundation. Welcome, Dr. Sajan. Thank you. Thank you. Today, I will start with your journey, sir. I would love to, I have read a lot about you, but I would love कि एक आप अपनी जर्नी, अपनी लाइफ जर्नी एंड जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है बचपन से, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं. थैंक यू डॉक्टर मनीषा. मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है. आपने बोला स्पिरिचुअल जर्नी. आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बचपन में स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली. मैंने पीएचडी की है, तो मुझे हमेशा लोग पूछते हैं आपकी पीएचडी किस सब्जेक्ट में है, तो मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, प्योर हार्टेड डिवोटी. सो ये पीएचडी करना चाहता था, यही पीएचडी की है. एमबीए की है, तो वो पूछते हैं कि एमबीए आपने किस पे किया है. ऐसे तो मैंने एमबीए अगर प्रोफेशनली बताऊँ तो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में किया है पुणे से, बट मैं बोलता हूँ मैंने इस एमबीए में भी सीखा है माइंड ऑन भगवान ऑलवेज. सो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली एजुकेशन की, मैंने हमेशा अपनी एजुकेशन को स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कनेक्ट किया है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सत्य साईं बाबा जी को मानता हूँ. तो मैंने फर्स्ट टाइम जब उनको फॉलो किया, ऑर्गेनाइजेशन में गया, बहुत छोटी एज थी, आई थिंक मैं 4th क्लास में था. सो मुझे अर्ली एज में ट्यूबरक्लोसिस हुआ. टीबी का स्टेज था. उस टाइम में टीबी का ट्रीटमेंट नहीं था. तो आप डॉक्टर या समझ सकते हैं कि इसकी स्टेजेस होती हैं, तो 89, 90 ऐसे, तो 9 मंथ्स का कोर्स होता है. सो मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था. अमृतसर टीबी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था कि मैक्सिमम अगर प्राण भी है तो वीक तक चलेंगे और ये आगे बच नहीं पाएंगे. आई थिंक उस टाइम में हर्ट कि आप कमरे में आपको बंद भी कर बिकॉज दिया इट्स अ था. कम्युनिकेट डिसीज. तो आप किसी को मिल नहीं सकते, आप किसी के साथ खाना शेयर नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं मिल बट सकते. एज अ बच्चा, मतलब कि इतनी छोटी एज पे एक बंद कमरे में अकेले रहना इज अनदर टॉर्चर या ट्रॉमा, आई डू नॉट नो. मतलब मैम, मैं अगर आपको कहूँ, इतना तो नहीं अब याद, पर इतना याद है कि किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, बिकॉज ऐसी डिसीज़ थी. तो भगवान ने, मेरे कोई फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मैं जिनको मानता हूँ उनकी ना विभूति है, तो आप प्लीज़ एक बार खाइए. वो कहते हैं कि जो भी विश्वास के वो इससे लेता है तो आप वो बच सकते हैं. तो मैंने बड़े विश्वास से कहा कि अगर मेडिकल साइंस आज मेरे साथ कुछ नहीं कर पा रही, शायद ये स्पिरिचुअल साइंस मेरी लाइफ बदल दे. तो मैंने फिर वो डेली प्रेयर एंड भगवान का जो भी प्रसाद था वो लेना स्टार्ट किया. एंड एक्चुअल में मैम, मैं किसी को यहाँ पे किसी रिलीजन के साथ नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ. मेरी पर्सनल जर्नी है. मैंने जो फील किया उसमें मुझे ट्रांसफॉर्म किया, मेरी इंटरनल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया. लंग्स में टीबी था और 3 मंथ्स के अंदर डॉक्टर ने एकदम से बोला कुछ चेंजेस आ रहे हैं, शायद ये बच सकते हैं. और उस दिन से मुझे कॉन्फिडेंट हो गया, और साथ में मैंने एक विश्वास के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उनको फॉलो किया. और आज मतलब जब ये सब हुआ और भगवान की ब्लेसिंग्स मिली, लाइफ सेव हुई. और आज भी मैं कभी अगर ट्रीटमेंट का चेकअप करवाता तो उन्होंने बोला कि आपके लंग्स ऐसे हैं जैसे फ्रेश बेबी के लंग्स बोर्न होते हैं. तो मैं जब उनको मानना शुरू किया तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि एक मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ तो वो उनको मानते थे. मैंने भी उनके साथ उनके स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना शुरू किया. वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपने कोई पर्टिकुलर मंत्र चैंट करना है या कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करने, ऐसा कुछ नहीं था. मैंने पहली बार देखा, मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में गया जहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जैन भी है, सिख भी है, और सिखाया क्या जा रहा है, जो आप हो वो आप सही बनो. ह्यूमैनिटी के बारे में बात हो रही थी. और मैंने वहाँ देखा कि मुझे जाके लगा कि यही एक लाइफ है, यहीं से स्टार्ट करना, ये चैप्टर बिगिन हो चुका है.
मुझे साइंस बहुत पसंद, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ केमिस्ट्री लैब में जाके, फिजिक्स लैब में जाके, स्कूल में कोई ना कोई डेली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था। साइंस फेयर्स होते थे स्कूल्स में। Right. तो मुझे भगवान की ब्लेसिंग से नेशनल लेवल तक जाने का मौका मिला। मैंने पंजाब स्टेट में ऑनर लिया, स्टेट अवार्ड लिया। उपिंदरजीत कौर होते थे एजुकेशन मिनिस्टर 2007 में। सो पहला ऑनर मैंने प्लांट्स में ही, इवन आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकूँ। बोटेनिकल प्लांट्स के ऊपर स्टडी की। सो पतंजलि के बालकृष्ण जी थे जिनसे मैंने ट्रेनिंग भी लिया, सारा बताया उन्होंने मुझे। सो ऐसे धीरे धीरे स्कूल में ही उनके साथ जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जब ध्यान साईं की तरफ चला गया ना, फिर मुझे साइंस से साईं की जर्नी ज़्यादा पसंद आ गई। बट अब यहाँ जब आपने इतने सारी PhD, डॉक्टरेट सब कुछ किया हुआ है, सो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, व्हाट was your journey and what was your aim, your thought process? आपके दिमाग में क्या था? एक स्पिरिचुअल, ठीक है आप बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंच गए हैं जहां हम कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज़ को, obviously with people like us, but educationist में जैसे आप symbiosis में भी हैं as a head, so what are you looking for in the young generation and how you are improvising that? अगर आप मुझे एज ए एजुकेशनिस्ट, मैं बहुत अर्ली एज में एजुकेशन में आ गया। डॉक्टर मृदुला भारद्वाज मेरे बाल विकास टीचर थे, शहीद भगत सिंह ग्रुप के वो MD रहे हैं। शी इज़ करंटली सर्विंग एज MD ओनली। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब जिसको कहते हैं कि तानाशाही वे से भी अगर मैं कहूँ, पर वो बहुत अच्छा वे था उनका सिखाने का। मतलब हमें टाइमिंग्स मिलते थे कि इतने टाइम में आपको खाना खाना है, इतने टाइम में आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो मैं आई थिंक 7th 8th क्लास में था जब मैंने प्रॉपर स्कूल को चलाना उनसे सीख लिया। अच्छा, चलाना सीख लिया। चलाना सीख लिया। पढ़ना सीख लिया नहीं, चलाना सीख लिया। तो मैं 8th 9th में प्रॉपर पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, इवन द स्टेट बोर्ड स्कूल को उनसे सीखता रहता था, बिकॉज वो खुद काम करते थे और बहुत कम डिपेंडेंट थे। तो मुझे एजुकेशन जर्नी बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई उनके साथ स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज जब आप कहते हैं कि आपको गुरु अच्छा मिल जाए ना, तो आपके अंदर गुरूर खत्म कर देता है वो। तो मेरे अंदर वो ईगो खत्म हो गया कि नहीं, मुझे अलग से कुछ जीना है। तो उनसे मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, एंड पता नहीं कैसे वो स्टार्ट हुआ, मुझे एजुकेशन से प्यार हो गया। स्कूल में था, लेकिन मैं स्कूल के टाइम में स्कूल के लिए वर्क कर रहा होता था कि स्कूल में मेडिटेशन रूम होना चाहिए, स्कूल में लैब्स इस वे से होनी चाहिए। मैंने आज तक किसी स्कूल में मैथ्स लैब नहीं देखी थी, तो हमने मैथ्स लैब बनाई, मेडिटेशन रूम बनाया कि बिकॉज साइलेंस भी चाहिए, बिकॉज हमें ऑल द टाइम हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होते हैं। और मैंने देखा कि जब बड़े हैवी सब्जेक्ट चल रहे थे तो उसमें ऐसा लगता था कि कुछ खिचड़ी पक रही है, गैप नहीं मिलता। तो हमने टाइम टेबल को ऐसे प्लान किया कि हमने कुछ सब्जेक्ट्स के बाद मेडिटेशन का क्लास रख दिया 15 मिनट मेंटल ब्रेक। और हमने उस मेडिटेशन में कुछ स्पिरिचुअल नहीं सिखाया, बिकॉज मेडिटेशन इज अ साइंटिफिक टेक्निक, सो इट्स अ माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक। तो हमने स्कूल में 15 मिनट्स का कंपल्सरी सब्जेक्ट रख दिया। फिर ऐसे धीरे धीरे हमने स्कूल में मेडिटेशन रूम्स बनाए। सो अमृतसर में, अम्बाला में हमने कॉलेजेस को रन किया। मुझे शहीद भगत सिंह ग्रुप को एज ए प्रोवोस्ट सर्व करने की भी अपॉर्चुनिटी मिली। सो मैं मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज सर्व कर रहा था। आई थिंक मेरे से डबल एज के लोग वहाँ पे डायरेक्टर्स थे और मैं उनसे हाफ एज, आई थिंक मैं 23 और 24 में ज्वाइन किया और प्रोवोस्ट की पोजीशन ली। तो चेयर जो होती है ना मैम, कुर्सी की वैल्यू एक तो पॉलिटिशियंस वाली कुर्सी है, मैं कुर्सी की बात कर रहा हूँ। एजुकेशनिस्ट की जो चेयर होती है ना, वो आपको फ्यूचर दिखा रही होती है कि आपको उस स्टूडेंट का, यंग माइंड्स, उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो फ्यूचर देश के लिए सोच रहे हैं, उनको कुछ चेंज करना है। तो आपकी ये चेयर के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक पॉलिटिशियंस की चेयर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एक एज ए एजुकेशनिस्ट की चेयर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दे ट्रस्ट यू कि आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं कि आपकी ड्यूटी है, वो पत्थर आए हैं तो आपने उसको शेप दे के मूर्ति बनाना है। अगर वो ब्लैक गोल्ड में आया तो रियल गोल्ड बनाना है। तो वो अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली, मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे एजुकेशन में अपना टाइम देना है। सो ऐसे मेरी एजुकेशन जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने एजुकेशन कॉलेजेस, पुणे में भी काफ़ी कॉलेजेस में सर्व किया, सिम्बॉयसिस में, बालाजी में। तो ये सब तब आता है जब आपको लगता है कि एजुकेशन की वैल्यू बहुत है।
डेफिनेटली सर, एजुकेशन की वैल्यू तो है, बट आई सी जैसे आपकी भी स्किन बहुत सुंदर है, बहुत क्लियर है, अच्छी है, बट वेन एवर वी सी एज अ जर्नल, जैसे मैं अगर अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को भी देखूं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं या दे ट्राई टू रन देयर लाइफ्स इन अ राइट वे, अ राइट थॉट प्रोसेस, उनकी स्किन, हेयर या बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती है. कैन यू टेल, इज देयर एनी साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन दिस? ये मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि इनका ऑरा बहुत और अच्छा है. वो हम कहते हैं ना फेस का वो एक नेचुरल ब्यूटी की बात. अट्रैक्शन और Yes. वो ग्लो एक बहुत नेचुरली आता है. मैं आपको एक किसकी टेक्निक भी बता सकता हूँ. इट्स ट्रू. और जो लोग सुन भी रहे हैं उनको भी ये चीज़ बताना चाहूँगा. बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो लोग स्पिरिचुअली साउंड होते हैं, किसी भी धर्म से हो, उनके फेस पे एक अलग सी लाइट नूर होती होता है. नूर होता है. बिल्कुल. आप माइंड मत करना कि वो नेचुरल नूर आ जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट से भी होता है, लेकिन वो नूर मैम एक रीज़न है जब हमारे अंदर पेशेंस और पीस, और हम कुछ टाइम के लिए साइलेंस जोन में जब जाते हैं और चैंटिंग की तरफ ध्यान देते हैं, जब चैंट में आ जाते हैं, मतलब जिसको स्मरण बोलते हैं, उससे मैम ऑटोमेटिकली हमारी नर्व्स काम हो जाती हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट फेस पे आता है. आज भी हम मुझे हमेशा एक एक्सपर्ट थे बोलते थे कि जब आपको स्पीच के लिए जाना है स्टेज पे, उससे 15 मिनट पहले आप शांत हो जाइए. जस्ट बी साइलेंट. साइलेंट. ओह अच्छा. और आपको एक एक्सरसाइज वो मुझे हमेशा कहते थे कि आपको कान को बंद करना है, एक साउंड सुनाई देगा ओम की तरह एक साउंड, तो यहाँ से बंद करना है और आपने वो साउंड को सुनना है. उससे आपके फेस के ऊपर अलग से एक ऑरा, एक ऑरा भी, साथ में एक लाइट अलग सी आपके फेस पे एक लाइट चमकती है जिससे आपको लगता है एक नूर आ गया. वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी है, स्पिरिचुअल अरोमा भी है, और साथ में आपके अंदर जो पीस है वो आपके फेस पे आ जाता है, रिफ्लेक्ट करती है. सो ये इसकी रियलिटी है जो मुझे समझ आता है. और मैंने इसको ट्राई भी किया है, बिकॉज मुझे बहुत बार स्टेज पे जाना पड़ता है, तो मैं उससे 15 मिनट पहले किसी को नहीं मिलता हूँ. मैं अपने रूम में चले जाता हूँ कि अब मुझे स्टेज पे जाना है, किसी सेलिब्रिटी का, VIP का, मिनिस्टर का वेलकम करना है, तो पहले आप 15 मिनट के लिए अपने साथ अपने आप का वेलकम कर लीजिए, अपने आप को मिल लीजिए. सो वो फिर आपके फेस पे निकलता है मैम. बट ठीक है सर, ये एक पार्ट है जहाँ आप अपनी पर्सनल इंटरनल ब्यूटी को मेंटेन करके रखते हैं, बट जैसे हम आजकल रह रहे हैं, देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप इवन इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल वे, द रूटीन स्ट्रेस या हाउस होल्ड स्ट्रेस, समथिंग इज गोइंग ऑन विद यू. ईटिंग हैबिट्स, चाहे हम कितना भी कह लें सर कि बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, स्टिल वी आर दैट फ्रूट या वेजिटेबल उसी सॉइल से ग्रो किया है जहाँ बहुत केमिकल्स डले हुए हैं, पानी केमिकल्स वाले डल रहे हैं. सो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं जी. चाहे आम बंदा है, चाहे वो बंदा है जो बहुत अपना ध्यान भी रख रहा है, बट देयर इज अ डेफिनेटली अ कॉम्पोनेंट ऑफ केमिकल्स कमिंग इन योर बॉडी विच आर प्लेइंग विद योर हार्मोन्स ऑल्सो. एंड स्ट्रेस तो है ही है. स्ट्रेस तो आजकल फैशन बन गया, हम तो बहुत स्ट्रेस्ड है, हम तो बहुत स्ट्रेस्ड है, वो सब फैशन बन गया कि ये है ही है. सो ये सब कुछ ऐड होते हुए भी, एंड यू coming at to your profession कि आपको तो हर टाइम पे रेडी होना है, मे बी सम मिनिस्टर्स कॉल अवे, मे बी सम इंटरव्यू कॉल अवे, योर अरेंजमेंट फॉर द गवर्नमेंट, समथिंग you should be available 24/7 kind of a thing. So still आप अपने फेस के ऊपर क्या ऐसा करते हैं जो कि आप हमेशा ही रेडी रहते हैं? मैं आपकी बात से एग्री भी हूँ, और ये एक चैलेंज है मैम. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये कहें कि आपको किसी को मिलने जाना है और आप बिना रेडी हुए और कोई भी पेरेंट्स में किसी से मिलने चले जाएं, तो इम्पॉसिबल चीज़ है. आज के टाइम में अगर हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं, हमारी पेरेंट्स अच्छी नहीं हैं, फेस भी अच्छा नहीं है, तो वो हम अपने जिस भी टास्क के लिए जा रहे हैं, जिस भी पोजीशन के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता. वो आधा तो मुझे लगता है सर इम्प्रेशन वहीं खत्म हो जाता है. द फर्स्ट अपीयरेंस इज योर लुक. कोई भी बंदा आपको ऐसे ही देखता है कि ये बाल कैसे हैं, यहाँ डेंड्रफ तो नहीं है, व्हाट इज शी और ही वेयरिंग. सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज दैट, बट स्टिल यू हैव अ वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन, हाउ यू मेंटेन दैट? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें यूज़ करता हूँ, बड़े सिंपल. आपने ही मुझे कई बार गाइड किया है, तो मैं हमेशा बड़े बेसिक चीज़ें, नॉर्मल फेस वॉश हो गया, देन अगर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा
सीरम है, फेस सीरम है वो, और साथ में उसी के बाद अगर सनस्क्रीन, अगर आप कोई ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिजीम यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग। आई थिंक ये ज़रूरी भी है। हम अगर कई बार हम कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी है, आई एग्री, बट क्या हमारी नेचर रह गई है? हाँ। मुझे तो नहीं लगता। बाहर जा, मैम CFS की बात, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात होती है, धूप हमारी क्या अब बिल्कुल वैसी आ रही है? मैम वो धूप है ही नहीं जिससे विटामिन डी आपको मॉर्निंग मिलना है। उस टाइम तो आज के टाइम में कोई बच्चा उठता ही नहीं है। सो जो नेचुरल विटामिन डी नहीं है आज के टाइम में बाहर। सो अगर हम ये बोले कि सब कुछ नेचुरल वे से चलेगा तो इम्पॉसिबल है। आई अंडरस्टैंड। मैं ये यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूँगा कि आपको इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट भी होना है, पर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगर हमें आज के टाइम में जितना पॉल्यूशन है मैम, जितना हमारा नेचर अब पोल्यूट हो चुका है, अगर उसमें अपनी स्किन का केयर हम नहीं करते हैं तो समहाउ हम अपनी स्किन को ख़राब कर लेंगे। और आप बाद में अगर सोचें कि मैं स्किन ठीक कर लूँ तो बहुत स्लो प्रोजेक्ट है, स्लो प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ें हील हो सकती है, स्किन को हील करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। बिकॉज आज के टाइम में इतने सलून्स हम देखते हैं, इतने ब्यूटी पार्लर्स, इतना कुछ खुल चुका है और हर कोई अपनी स्किन के लिए केयर करता है, इवन मैन। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम में सिर्फ बोलते थे कि आपको रेडी होना है तो सिर्फ वुमेन को टाइम लगता है, आज के टाइम में मेन को भी उतना टाइम लगता है और उतने प्रोडक्ट्स मेन के लिए भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। सो मेरे ख्याल से ये बेसिक रूटीन फॉलो करनी चाहिए। और आपकी स्किन को जो काइंड ऑफ फूड चाहिए, ये स्किन का फूड है, और स्किन को अगर बेसिक लेयर अगर मिल जाती है इस चीज़ की तो मेरे ख्याल से मेंटेन ओवर लॉन्ग टाइम। यस, नेचुरल हो रहा तो है ही है जो आपने बोला, स्पिरिचुअल हो रहा, लेकिन हमें इस चीज़ को भी मेंटेन करना है बिकॉज हम नेगेटिव लोगों से भी तो मिल रहे हैं। सो वो भी चीज़ मेंटेन होती है हमारी थ्रू इन चीज़ों से। और मेरे ख्याल से इस रूटीन को फॉलो भी करना चाहिए अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है। देखो आज के टाइम में मैम सोशल मीडिया आ चुका है जिसमें वी आर मीटिंग डेली न्यू पीपल, एंड जिसमें अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपके फेस से, आपके अपीयरेंस से होता है, तो उसके लिए अगर हम बेसिक रूटीन भी फॉलो करते हैं, मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा काम आसानी से हो जाता है। डेफिनेटली सर, इसकी ना बहुत अच्छी एग्जांपल है। वन ऑफ वेरी गुड CA, ही इज़ माई क्लाइंट फॉर एस्थेटिक सर्विसेज, है ना। सो जैसे आप कह रहे हैं मेल्स भी आजकल उतना ही कर रहे हैं। So he comes very regular with me and he's traveling a lot, internationally travel करते हैं, कभी चाइना, कभी जर्मनी, whatsoever, meeting lot of people. So he's very particular, है ना। थोड़ा सा भी इधर से बाल थोड़े से कम हो गए या दो उनको दिख गए गिरे हैं या फेस पे थोड़ी टैनिंग आ गई, he will come immediately and say, Dr. Manisha, do something. So एक बार करते करते I asked him, मैंने कहा sir, why are you so super conscious? You are smart. He's maintaining very good gymming, spirituality, meditation, work also. He's creating a very good balance. बहुत रेयर लोग होते हैं। But I asked him, मैंने कहा सर आप why you are so very much particular about these things? कहते देखो डॉक्टर मनीषा, I meet thousands of people per day. You are also meeting. Yes. I travel internationally, Chinese, Germans, Russians, Right. US. I'm traveling everywhere for my business. So now what happens is if I go in any situation, maybe I'm not looking good, maybe I have a little tan here, whatsoever is there, वो मेरे दिमाग में रहता है। चाहे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड और माई वाइफ कि मेरे यार ये टैन है एंड दिस इज डिस्टर्बिंग यू, बट व्हेन आई गोइंग एंड मीटिंग सम स्मार्टर पर्सन, मोर स्मार्टर द वे यू टोल्ड, है ना, कि अच्छे से वेल ड्रेस्ड है एंड दैट गिव्स अ गुड अपीयरेंस, तो कहते मेरी आधा कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाता है कि मैं वो अगर कुछ पिच भी करना चाहता हूँ तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, यार वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, he is looking much smarter than me, that's why he has more confidence and what he is telling is more accurate and right also. सब कुछ उसी के फेवर में मेरे दिमाग ने ही सेट कर लिया. So I do not want that. So I want myself to have a perfect picture of myself in my mind only. कि मुझे किसी से ये ना लगे कि भाई मैं तेरे से कम, ना ना ना, मैं तेरे से ज़्यादा हूँ और ये मेरी टर्म्स कंडीशन है, आप बताओ कि आपने काम करना है कि नहीं. Right. So I was highly influenced with that thought process that somehow nowadays what we are doing is, sir, हमने बोल तो दिया,
वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो एक्चुअली इस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो एक सोशल स्टिग्मा है इसके ऊपर. लोग बात ही नहीं करते कि यार अपीयरेंसेस अच्छी होनी चाहिए. वो कहते हैं नहीं नहीं जैसे हो वैसे ही अच्छा है. मेरे पास बहुत फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं ज़रूरत ही नहीं जी मैम, सानू ज़रूरत ही नहीं पई. ऐसे नहीं है. जब स्किन ही सारी लटक गई है, टैनिंग हुई हुई है, पिगमेंटेशन हुई है, आपके लुक्स ही बिल्कुल चेंज हो गए हो, अगर आप 40 साल के हो, आप 50 के लग रहे हो, दैट समथिंग रॉन्ग यू हैव डन. बट वो हमारे में किसी में एक्सेप्टेंस नहीं है. हैव यू एवर फेस समथिंग लाइक दैट? और मे बी इन यूथ ऑल्सो, बिकॉज ओल्डर एज में तो ये बहुत कॉमन है. दे डू नॉट एक्सेप्ट ओनली कि यू नो हमें चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी एनजी वधिया है. चाहे वो दूसरे अपनी मे बी सास से ही वो डिटेरियोरेट होकर फील कर रहे हो कि यार उसकी स्किन तो बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड है, मेरी नहीं है. बट दे डू नॉट टॉक एंड एक्सेप्ट दैट थिंग. समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ? अगर मैं ये बोलूँ कि मतलब मुझे कई बार ऐसा फील हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि एक्सपीरियंस करना, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस तो नहीं, बट कई बार देखा है कि जब हम अच्छे से वेल ड्रेस नहीं हैं पेरेंट्स, और हम अच्छे से रेडी नहीं हैं, तो दूसरों से जब अलग दिखते हैं एक कॉम्प्लेक्स तो होता है कि शायद आज हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा. पहले ही वो माइंड में आ जाता है, इंट्यूशन आ जाती है. मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. मेरे अंकल हैं, मैंने अंकल एकांत हैं दिल्ली से, मिस्टर एंड मिसेस बजाज, तो मैंने उनसे बहुत सीखा है. मैं आज भी उनके घर पे, जब भी मैं घर पे जाता हूँ, वहाँ टेबल मैनर्स, इतने एटिकेट्स के साथ फूड सर्व होता है. घर में मैम आप सारा दिन में लोअर्स नहीं डाल सकते, आपको वेल ड्रेस होके रहना पड़ता है, एट होम ऑल्सो. एंड कभी भी मैंने घर पे नॉर्मल वे से खाना नहीं खाया कि आपके टेबल मतलब बेड पे खाना आ गया. हमेशा टेबल पे प्रॉपर कर्नरी के साथ फूड लगता है. और मैंने उनके साथ मतलब लास्ट 13 ईयर से उनसे कनेक्टेड हूँ. और आई थिंक मुझे जब से उनसे कनेक्शन मिला है, मैंने अपनी लाइफ का एक अलग चैप्टर देखा है. मैं अंकल को देखता था, वो मॉर्निंग, आज 76-75 के हैं, आज भी 6 o'clock उठते हैं, अपना जिम पे जाते हैं, अपने ऑफिस 9:30 अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, और बहुत वेल ड्रेस्ड रहते हैं. अपना फेस का, अपने हेयर स्टाइल का, अपने अपीयरेंस का, क्लोथ्स का इतना ध्यान रखते हैं. और मैंने एक बार आंटी को बोला कि मुझे अंकल की शर्ट पहननी है, कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी से अगर वो गुण लेना है ना, तो वो आपको किसी जा तो उनको एडमायर करके, प्लस उनकी चीज़ों में भी वो चीज़ ब्लेसिंग्स होती हैं. मैंने जब वो शर्ट वेयर की ना, मुझे ऐसा था कि वो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए. सो मैं उस टाइम MBA कर रहा था. तो पुणे में, आपको मैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि पुणे में MBA कॉलेजेस 24 आवर्स भी चलते हैं, और 9 to 9 तो मिनिमम कॉलेजेस हैं. जैसे आज पंजाब में, यस, मिनिमम. उसका रीज़न क्या है? वहाँ पे एक लेक्चर 3 से 4 घंटे, 2 घंटे का, इतने लंबे लेक्चर्स होते हैं. और 9 o'clock जब कॉलेज स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले एक मिरर आपकी तरफ मूव करता है. सो उसमें लिखा ही होता है कि इज आई एम लुक लाइक अ मैनेजर, प्रॉपरली आप ड्रेसअप हो. और उसमें वो मिरर सारे सब तरफ घूमता है, हर स्टूडेंट की तरफ. MBA स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँ, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास होती थी, ET इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ाया जाता था. तो जब वो मिरर मूव करता था, तो एक दिन मैंने टाई जो थी यहाँ से थोड़ी लूज थी, एक साइड से एंगल ठीक था, तो मुझे 5000 का फाइन पड़ा. लास्ट जब एग्ज़ाम में क्लियर करने लगा, तो मैं कि फ़ाइन किस चीज़ का था. तो उन्होंने मुझे लास्ट में जब अटेंडेंस थी लेकिन फ़ाइन था, तो मैंने पूछा किस चीज़ का फ़ाइन है. तो वो कह रहे थे आपकी टाई प्रॉपरली टाइट नहीं थी, उस चीज़ का फ़ाइन. मैं कि 5000. और तब मुझे समझ आई कि आपके पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. मैंने वहाँ सीखा. फिर जब भी दिल्ली उनके पास जाता था, उनको देखता था कि उनको मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो वेल ड्रेस ना हो. मैंने उनको 5 स्टार्स में जाते देखना, हमेशा वो वेल ड्रेस होके जाते थे. एयरपोर्ट पे जाना, ऑलवेज विद टाई, शर्ट एंड प्रॉपरली. उन्होंने मुझे हमेशा, आंटी ने कहना कि वेल ड्रेस होके जाना, यहाँ जाना है. रीज़न नहीं समझ आता था क्यों. मैं यंग फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा, जो भी यूथ इसको सुन रहा है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि ईजी क्लोथ्स में फ़्लाइट में ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि फ़्लाइट बड़ी लंबी है. 2.5 घंटे की फ़्लाइट को भी हम आज लंबी फ़्लाइट बोलते हैं. ट्रेन की जर्नीज देखो जो हमने सबने की है, 2-2 दिन. और फ्लाइट के 2.5 घंटे में भी हम सोचते हैं कि हम लोअर और निक्कर को डाल के स्लीपर्स में. और एयरपोर्ट, मेरे ख्याल से यूथ को ये सिस्टम बदलना चाहिए. मैं एक मैसेज देना चाहूँगा इससे भी. अगर हम ट्राई करें कि ये दोनों प्लेसेस जहाँ पे हमें अच्छा लगना चाहिए, वो है
आप कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी पे जा रहे हो, कहीं भी होटल में जा रहे हो, कहीं पार्टी पे तो जा रहे हो, वहाँ तो रेडी होते हैं, लेकिन ये दोनों प्लेसेस, एयरपोर्ट भी, वहाँ आपके कितने काम आपके पेरेंट्स से हो जाते हैं। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। हम सब कहते हैं कि कभी मुझे भी अपग्रेडेशन मिले, मुझे भी वो रिसेप्शन के ऊपर रूम अपग्रेड दे दें, बिजनेस क्लास फ्लाइट या कुछ ऐसा। और मैंने मैम बहुत बार, मेरे एक कज़न है, मुझे हमेशा कहते हैं कि साजन आप बात करके आओ, आपको 100% कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बिकॉज एक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम चंडीगढ़ में होटल है, वहाँ रहता हूँ, तो कितनी बार मैंने फील किया है कि वो अपने आप मूव करके आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद कोई जो गेस्ट आए हैं कोई स्पेशल है, कोई VIP है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका आधा काम कर देता है। एयरपोर्ट पे मैम आप कभी भी ट्राई करके देखिए, यूथ कभी भी में जिनको लगेज इशू आता है कि हमें वो एंटर नहीं करने दे रहे, ज़्यादा लगेज हो गया या कुछ भी है, मेरे ख्याल से अगर हम एक लैंग्वेज, मैं कहता हूँ एक ही बॉडी में ऐसी चीज़ है जिसकी हड्डी नहीं होती, वो है आपकी टंग, और वो जो कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने, अगर मैं ब्लेसिंग्स मिली है सरस्वती जी से, वो है जीभ की। मैंने अपनी लाइफ में अगर कुछ भी कमाया है तो इस टंग की वजह से कमा रहा हूँ, और अगर किसी ने कुछ घुमाया है, अगर गवाया है, वो भी टंग की वजह से। सो इसका अगर सही यूटिलाइजेशन हो जाए, बोलने की तहजीब अगर आ जाए, दूसरा आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका फेस, आपका जो भी आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं अपने फेस के लिए, वो फॉलो कर ले, मेरे ख्याल से 90% काम। मैम इंटरव्यू में कितने लोग सिलेक्ट ही नहीं होते आज के टाइम में। सबको लगता है कि वहाँ कॉन्फिडेंस की बात होती है। कॉन्फिडेंस मैम सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीकिंग स्किल से नहीं आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत मेरे ख्याल से मायने रखती है, लेकिन उसके साथ साथ आप किस वे से चेयर पे बैठते हैं, किस वे से आपने बात की, आपका स्माइलिंग फेस कैसा है। मैं तो हमेशा एक बात याद रखता हूँ, मेरे एक आंट, मैंने बहुत लोगों से एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मैं अगर बताना चाहूँगा, साल में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। आपको भी पता है, विद द फाउंडेशन प्रोग्राम्स, और जिसमें हर क्लास के लोग हैं मैम, फ्रॉम मिनिस्टर्स टू द लोअर सोशो इकोनॉमिक, एवरीवन, बिकॉज सोशल वर्कर तो मैम आपको पता है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और मुझे उनसे भी मिलना है, एक यूनियन मिनिस्टर से भी मिलना है, एक पॉलिटिशियन से मिलना है, और एक सेलिब्रिटी से भी मिलना है। और मैं उनको हर किसी से कुछ ना कुछ सीख के आ रहा होता हूँ कि ये अगर इनसे मिले आज, कुछ सीख के आओ। मैं मुझे एक बात याद आ गई, थोड़ी बात लंबी चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार मुझे पुणे में एक स्पीच करने का मौका मिला, और वहाँ पे सारे PhD स्कॉलर्स थे, और मैं 22 साल का था, और मुझे पता लग गया, मुझे कॉल किया कि साजन जी आज आप, मैं तब डॉक्टरेट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आज आपकी क्लास लगने वाली है, सब बुजुर्ग लोग रेडी हैं आपका लेक्चर सुनने के लिए। लेक्चर आज देखना है कि कौन ऐसा बंदा है 22 साल में हमें भाषण, हमें सिखाने के लिए आ रहा है, कौन ऐसा है। तो मैंने एक जगह पे पुणे रुका रास्ते में, तो मुझे ब्रेक लेना था, मैं अपनी कैब से उतरा, तो मैंने देखा कि कुछ लोग खाना खा रहे थे, तो साउथ में जैसे हाथ से खाते, तो कोई नॉर्थ इंडियन कपल था, उन्होंने कहा कि हमें स्पून नहीं मिला तो हम खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने वेटर को वो इमीडिएटली खाना फेंक दिया और कहा कि हम हाथ से नहीं खा सकते, हमारा कल्चर नहीं है। आप उनसे प्यार से भी बात कर सकते हैं इस वे से, पर उसने, एक वेटर ने एक लाइन बोली, मुझे वो बात बैठ गई कि अगर कुछ सीखना है, अपनी बॉटल खाली करनी पड़ती है, और उसमें आपको आजमाना पड़ता है। वो बात लेके मैं जब गया ना, मैंने उसको कहा तो मुझे वाटर बॉटल्स दे दो। कहते सर एक बॉटल पड़ी, आप वही ले लीजिए। मैं कि नहीं, मुझे आज आपने सिखा दिया, बहुत बड़ी बात है। मैंने वो वाटर बॉटल्स उठाई और लेक्चर में चले गया। सारे PhD स्कॉलर, ऑल द लेडीज़ मेरे सामने थी, और मैंने जाते ही वहाँ पे पानी की बॉटल के बीच में दूसरी पानी की बॉटल डालनी स्टार्ट कर दी, और पानी जैसे जा रहा था नीचे गिरना शुरू हो गया। तो एक प्रोफेसर ने मुझे बोला, बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर, मैंने बोला था ऐसे लोगों को बुला लेते हैं, ये क्या सिखाएंगे, इनको तो पानी भी नहीं पीना आता है। तो मैंने वहाँ एक बात रखी कि आज शायद यही यहाँ पे होने वाला है कि अगर आप अपनी बॉटल खाली नहीं करेंगे, अगर आप ऑलरेडी इतने भरे हुए हैं, तो आप नया सीखेंगे कैसे। अगर कुछ सीखना है, मेरे से सीखना चाहते हैं आज, तो मैंने उनको ये कहा कि अपनी पहले बॉटल खाली करके आए, चलो 2 ढक्कन ही खाली कराएं, फिर ही कुछ ऐड कर पाएंगे। सो ये भी बड़ा ज़रूरी है मैम, जहाँ आपने बोला कि अगर हम अपीयरेंस का ध्यान रखें, आधे तरफ तो लोग ये कहेंगे नहीं कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है, पहले अपनी बॉटल खाली करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी सी कीजिए, अपने अंदर लोगों की वैल्यूज़ को आने दो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ पे तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें, जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ सब तुम्हें तुम्हारा इंतज़ार करें,
और जहाँ पर तुम हो वहाँ तुम्हें एक एक पल के लिए सोचे कि इससे मैं क्या सीखना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि अब अगर इन डेफिनेशंस को अगर हम लाइफ में अपना ले कि मेरे लोग वेट कर रहे हैं, मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, तो हम मेरे ख्याल से अपना लाइफ का मिशन कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई पूछे आपका एम क्या है ना, मैं कहता हूँ हर डे में एम है मैम। बिल्कुल। अगर कोई सोचे कि मुझे 10 साल बाद डॉक्टर बनना है, 10 साल बाद देश का भविष्य बदलना है, मैम 10 साल देखे किसने? हमने कल नहीं देखा सर, कल नहीं देखा। हम हमेशा, इनफैक्ट आई ऑल्सो टोल्ड माई सेल्फ, जस्ट कटिंग यू इन बिटवीन, मैं जब आई टच्ड 40s है ना, तो देर इज़ लॉट ऑफ पेरीमीनोपॉजल चेंजेस हैपनिंग। तो मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, सबको बोलती होती थी, यार ये नंबर है यार, इट्स जस्ट अ नंबर, डू नॉट थिंक कि आप 40 पहुंच गए हो। अपना एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो, है ना। तो बट वेन इट एक्चुअली स्टार्ट माई सेल्फ, तो मेरे खुद में इतने चेंजेस थे कि मैं अपने आप को बाहर ही नहीं लेके आ पा रही थी। आई वॉज सो डिप्रेस, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि यार अब तो सर मेरी स्किन खराब, मेरे बाल खराब, मैं वीक हो जाऊंगी, आई विल नॉट एबल टू वर्क दैट मच आई यूज टू वर्क। मैं इनिशियली सर 24 आवर्स में 3-4 घंटे सोती थी एंड इट वॉज ओके फॉर मी, बट एज सुन एज आई टच्ड 40, मुझे 8 आवर्स की स्लीप चाहिए थी। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट कि मैं इतना सोने लगी, दो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट मेरे को यही एक्सेप्टेशन नहीं हो रही थी। जैसे जैसे माइंड चेंज हुआ, इट वॉज कॉन्स्टेंटली डिटोरेटिंग माई माइंड सेट टोल्ड कि यार अब तो तू बुढ़ी, हाफ लाइफ ख़त्म, अब तो तू काम भी नहीं कर सकती, घूम भी नहीं सकती, थक जाएगी, सोना पड़ेगा, ध्यान रख, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। 2-3 महीने में यही करती रही सर, बट अल्टीमेटली आई थॉट कि इसका रेसिप्रोकेशन क्या है, व्हाट इज द चेंज आई कैन क्रिएट, है ना। ये तो मैं डलती जाऊंगी, ऊपर वाले भी हस्बैंड बहुत सपोर्ट किया, बट कितनी देर कर लेगा, इरिटेट ही होएगा अल्टीमेटली कि यार बस भी कर। अब सभी, दिस इज एन अनएविटेबल थिंग, एजिंग इज एन अनएविटेबल थिंग। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन at least look your age, you can at least strengthen your body। तो ये मैंने अपने माइंड में फ्लिक किया कि ये तो बहुत आसान है, नेगेटिविटी में जाना, डिप्रेशन में जाना तो बहुत आसान है, जाते रहो, सोचते रहो, वेले बैठे रहो, डिप्रेशन में जाते रहो एंड अल्टीमेटली दवाइयाँ खा लो। बट व्हाट इज डिफिकल्ट इज टू मेंटेन द स्किन, is to maintain your body, exercise, eat healthy, sleep well, drink properly, maintain your hair, maintain your skin, put efforts in that. That is very difficult. अब mind क्या play कर रहा है, वो कह रहा है कि यार ये ठीक है, easy way, हम easy shortcuts ढूंढते हैं। हाँ, mind कहता है ये easy way है, but other way around, when I started thinking कि yes you can do all that thing, and उसके लिए क्या क्या चाहिए, that is the way how I developed Manisha Beauty Co. Oh, very nice. So this was the main crux, because मुझे लगा कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच कल्चर। आप भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं, आपने बोटेनिका भी, बोटेनिकल गार्डन्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सो वी हैव अ वेरी रिच कल्चर। हमारे पास इतने प्लांट्स हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो हमारी एवोल्यूशन भी थी उस टाइम पे भगवान ने वो प्लांट्स और एनिमल्स या ह्यूमंस एक सिस्टम के लिए, एक सिम्बायोसिस के लिए बनाए थे। तो मुझे लगता है जितने भी प्लांट्स, नॉट अभी जेनेटिकली इंजीनियर्ड हाइब्रिड प्लांट्स, जो भी बेसिक प्लांट है, सबकी एक वैल्यू थी। 100%, yes. सब में कुछ ऐसा है जो कि वो ह्यूमंस को रन करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए बना हुआ है। आज तक हम उसको कितना ले पाए वो हमें नहीं पता है, बट वो हम सब कुछ भूल गए हैं सर। वो तो हम सब कुछ भूल ही गए हैं कि वो क्या था, क्या हमारी जड़ी, हम कहते आयुर्वेदा नहीं, होम्योपैथी, और नहीं। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो गलत है, प्रॉब्लम ये है कि अब करने वाले लोग नहीं है सही, नहीं है। आयुर्वेदा किसको सही से आता है, होम्योपैथी किसको सही से आता है। देयर आर लॉट, मैं ये नहीं कहती कि इंटेलेक्चुअल्स नहीं हैं, बट वो लोग, उनके पास जो सही बंदे हैं उनके पास भी नहीं पहुंच पाते। दैट इज अनदर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन इंडिया। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आई थिंक कि हम मिस कर रहे हैं हमारे पुराने इरा से, ये सोच के कि एवोल्यूशन हो रही है, टेक्निकली वी आर ग्रोइंग, और हम जो अपने बेसिक है, जो हम कहते हैं हम ग्राउंडेड होने चाहिए। हम बहुत बड़े लोगों को देखते हैं, दे आर ऑलवेज ग्राउंडेड, they are always eating healthy, they are exercising, they sleep properly, they meditate, and they put lot of effort in their work also. वो तभी हो पाता है जब उन्होंने सारे चक्रास को बैलेंस किया हुआ है। What we are as a common people are doing is कि हम
सब टेक कह के टेक, हाई टेक या आईपैड्स देखने, मोबाइल्स देखने हैं, हमने रील्स बनानी है, हमने स्टोरीज बनानी है, हम हाई टेक हो गए हैं, बट हमने अपने बेसिस सारे छोड़ दिए. कोई सो नहीं रहा प्रॉपरली, कोई खा नहीं रहा प्रॉपर. नाइट लाइफ इज अ बिग हिट. वो नहीं कर रहा तो यू आर आउट ऑफ द लीग. दैट इज अदर वे अराउंड, यू आर आउट ऑफ द लीग कि आप नाइट लाइफ यार ये तो उसके लिए बैलेंस भी तो चाहिए ना. अगर हमें ये नई चीजें मिल भी गई हैं, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो समहाउ वो बैलेंस भी बहुत जरूरी है. सर जैसे आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यूथ में तो बैलेंस है ही नहीं है, बट वॉट नाउअडेज आई फील कि इंडियन कल्चर, इवन मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियोज देखी, यू डिड फ्लेवर्स ऑफ इंडिया रिसेंटली विद द यूनियन मिनिस्टर चिराग सर. सो देयर ऑल्सो यू took older cereals into the limelight like millets, है ना. सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप भी वो पुरानी रूट्स आयुर्वेदा में अभी भी बिलीव करते हैं. सो आई डोंट से कि ये आयुर्वेदा है, बट वो जो पुराने हमारे सीरियल्स थे, मिलेट्स या कोई भी ऐसी पल्सेस थी जो एक्चुअल वैल्यू रखती थी, वो हम सब कुछ छोड़ चुके हैं और वो बैलेंस तो ऑटोमेटिकली बिगड़ना ही था. सो हाउ you do in SRSF, or how in your symbiosis or college, how you promote, how you know influence young entrepreneurs for the cause of social, you know, maybe social education, maybe social branding, maybe their own lives, how you know influence them to go back to what is the basis of our Indians. मैं आपको बताना चाहूँगा कि SRS फाउंडेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम किसी और मिशन के साथ स्टार्ट किया था. इसमें 3 विंग्स हैं, मेडिकल विंग, एजुकेशन विंग, सर्विस विंग. तो उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया 2019 में, मैं अपने PhD की थीसिस लिख रहा था, तो फाइनल थीसिस के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करना था. उस टाइम हमने फ्लेवर्स ऑफ पंजाब एक पहला प्रोग्राम किया शेफ संजीव कपूर के साथ. yes, अमृतसर में वो अमृतसर में फ्लेवर्स ऑफ पंजाब 2 था. अच्छा. चंडीगढ़ में फ्लेवर्स ऑफ पंजाब हमने फर्स्ट किया संजीव कपूर जी के साथ, वेरी रिनाउंड शेफ. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं उनके साथ बात कर रहा था स्टेज के ऊपर, डेप्यूटी CM भी थे स्टेट के पंजाब के, तो उन्होंने जितनी बात वहाँ पे की, उन्होंने पंजाब के रिच फूड के ऊपर बात की. कहते पंजाब के लोग बहुत सुंदर होते हैं. कहते मैं मुंबई में रहता हूँ, हमारे मोस्ट ऑफ दी लोग जो वहाँ पे आते हैं स्टेज पे, जो मॉडल्स हैं, जहाँ इवन बैक स्टेज पे भी जो डांस भी करते हैं, बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडियंस पंजाबी हैं. वो रीज़न क्या है? आपका फूड. तो बिकॉज ही पद्मश्री शेफ हैं. तो मैं जब उनकी बात सुन रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी मॉडर्न फूड को प्रमोट करते हैं, जो हम वेस्टर्न फूड आजकल ट्राई कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद हम बोर हो जाते हैं. ही सेड कि टेस्ट के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए जो हमारे पास इंडियन फूड है, इससे अच्छा फूड कोई नहीं है. जो आपकी स्किन को भी मैम ग्रो करता है, स्किन को भी अच्छी ब्यूटी न्यूट्रिशन वैल्यू भी देता है. प्लस जो आपने बात की फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, हमने फ्लेवर्स ऑफ पंजाब 2 टाइम्स किया, शेफ़ हरपाल सोखी जी के साथ भी किया, वेरी रिनाउंड शेफ़. एंड अभी इस बार हमने फ्लेवर्स ऑफ इंडिया किया, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है, हम मोटा अनाज जिसको मिलेट्स बोलते हैं, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए. आज अगर हम अपने फूड हैबिट्स में, अपने ब्रेकफास्ट में इन सीरियल्स को लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इतना हेल्दी डे निकलता है सारे दिन का, हमें मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मैम, क्योंकि इस मील में अब तो ये ट्रेंड भी हो गया. मैं देखता हूँ अभी जेंजी वाला नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बट द रियलिटी इज कि वो ही एक्चुअल न्यूट्रिशन था. ये तो सिर्फ एक न्यू ट्रेंडिंग फूड बनाना पड़ रहा है. सोसाइटी हैज टू क्रिएट दैट फोमो कि यार ये दिस इज द न्यू फूड. बट मैम समहाउ अगर आप फूड को प्रेजेंट नहीं अच्छा कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मैं मदर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा. आजकल बड़ी अच्छी वीडियोस आती हैं कि मदर को अगर परांठी खिलानी है बच्चे को, वो स्माइली शेप में परांठी बना देते हैं. क्यों ना हम जितनी भी हमारे इंडिया की मदर्स हैं, मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल मदर्स होती हैं, क्योंकि उनके पास वो टैक्ट है कि अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग भी कैसे करना है इंटेलेक्चुअली और फिजिकली. अगर हम आज से ही अपने, चाहे कितना भी मॉडर्न कल्चर आ गया, अगर हम अपने बच्चे को हेल्दी खाना देना स्टार्ट कर दें, उसमें कुछ इनोवेटिव लुक्रेटिव डाल दो. मैंने एक बार पंजाबी में सुना था,
पंजाब से बिलोंग करता हूँ, एक बात कर कहते कि अखा ने नहीं खादा ते मुंह ने की मुंह ने खाना, की खाना। कि अगर आप प्रेजेंटेबल फूड नहीं बनाएंगे कोई नहीं खाएगा। तो ये पुरानी दादियाँ घर पे ये वाइट लाइन बोलती थी, चाहे वो अपनी बहू को सुना रही है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें भी जो भी यंग पेरेंट्स हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, भगवान ने ब्लेसिंग दी है पेरेंट बनने की भी, आज के टाइम में तो पेरेंट बनना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है मैम। एक एक बच्चा है, अगर हम उसको भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं ना दे पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ पेरेंट की ड्यूटी सिर्फ वो रेंट पे कर रहे हैं, पे रेंट, वो रेंट पे करने के लिए आए हैं। अगर वो उनको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना जब किड की, तो आप उसके किराएदार हो, तो उसको नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना है, तो आप उसको हेल्दी बनाइए। वो कैसे, मिलेट्स की बात हो रही है मैम, थोड़ा सा उसको कलरफुल कर दीजिए, कलर ही डलना है, थोड़ी चॉकलेट अगर ऐड होती है, लेकिन उसको इंडियन फूड के साथ जोड़ो। क्योंकि जो फूड इंडिया का है, मेरे ख्याल से मैं कभी भी बाहर ट्रैवल करता हूँ, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट होता है, मैं देखता हूँ क्या सांप कॉकरोच क्या कुछ लोग खा रहे हैं। तो जो फ्लेवर्स ऑफ इंडिया की मैम, मतलब मुझे सर की बात याद आ गई। मैं फर्स्ट टाइम जब यूनियन मिनिस्टर को मिल रहा था, सर को, चिराग पासवान जी को, तो जब मैं उनके ऑफिस में एंटर किया, तो जैसे आपने ओरा की बात की, आप भी मेरे साथ मिले हैं मैम उनको। अमेजिंग ओरा, एंड मतलब कि ना फेस से आईज हटती नहीं है सर के। सो मतलब ही इज 40+ मैम। ओह रियली? यस, ये तो मुझे पता भी नहीं था। मतलब शायद मैं उनकी एज बता रहा हूँ यहाँ पे, तो बट उनको मैंने देखा है कि ही इज वेरी एनर्जेटिक, यूथ आइकन है, और वही बात आ गई प्रेजेंटेबल। अब मैम क्यों उनके साथ इतना यूथ जुड़ रहा है? बिकॉज एक उनके अंदर वो प्रेजेंटेबल वाली जो हमने बात की, उसके बाद वो डेडिकेशन, अपने आप को मेंटेन रखना, वैसी अपीयरेंस, पर्सनालिटी ऐसी है कि एक बार बंदा रुक जाता है उनको देख के। ठहराव भी है सर, व्हाट आई हैव, वो मतलब कि सब एक बहुत फास्ट लाइफ जी रहे हैं, बट उनमें एक ठहराव है विच यू कैन फील। यस, विच यू कैन फील। ही इज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल, ऑलवेज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ग्राउंडेड की बात। मैम मैं उनके ऑफिस में एंटर किया, ही स्टूड इमीडिएटली खड़े हो गए, और उन्होंने हमारा वेलकम इस वे से, इतने हम्बल मैनर से। आज हमें मैम कोई मिलने आता है, हम पहले उनको चेयर तक नहीं ऑफर करते, नहीं चेयर तो दूर की बात है, खड़ना तो दूर की बात वही बात। तो ये मैंने ये चीज़ देखी है कि मतलब मैं बात कर रहा था फ्लेवर्स ऑफ इंडिया की, सर की बात आ गई उसके बीच में कि हाँ, अगर हम सच में अपना रिच फूड अगर हम अपने किड्स को, अपने यंगस्टर्स को देते हैं, तो मेरे ख्याल से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी मिली है, मैं फील करता हूँ, इसलिए मैंने ये फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का ये प्रोफाइल स्टार्ट किया। इतने शेफ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इस फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में। तो मैम NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कि वो सब फूड ऑनर्स थे, कैफे डेले हाइट्स के ऑनर, जोमेटो के ऑनर, और जितने बड़े फूड ऑनर्स हैं, फर्जी कैफ़े, उन सब से बात करके मैंने एक चीज़ सीखी कि इतने इतने बड़े पेड़ हैं, इतने इतने बड़े स्तंभ हैं, लेकिन इतने ग्राउंडेड, इतने हम्बल। मतलब वहाँ से जो मैं सीख के आऊँ ना, उसमें मैं एक और फ्लेवर्स लेके आऊँ, वो है कि आप ग्राउंडेड रहना सीखें। यूथ, अगर मेरे ख्याल से इंडिया में, अगर हम, वी आर ब्लेस्ड कि हमें इंडिया में बर्थ मिला है, तो अगर हमें ये इस कंट्री में रहकर अगर हमने इस कंट्री के फूड की वैल्यू नहीं ना की, तो फिर हम आई थिंक यहाँ पे रहने नहीं आए। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ, आजकल आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग जो टर्म स्टार्ट हुई है, नहीं है ना? सो व्हाट इज दैट सर? आप देखो हमारी जैन कम्युनिटी, ऑल द स्पिरिचुअल पीपल, व्हाट दे से कि आप सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना है। उसका क्या मतलब है सर? ऑब्वियसली द नेक्स्ट डे यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, आपके 12 से 16 घंटे की फास्टिंग तो वैसे ही हो गई है। सो आज वो, बिकॉज ये जेनजी का जमाना है, तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग दे दिया। बट ये तो हमारे सदियों से, सालों से, पुश्तों से चल रहा है ये। आपने जैन फूड की बात की, जैन कल्चर की बात की, मेरे ख्याल से मैंने जैन कल्चर बहुत फॉलो किया है, और कई बार लोग, आपने देखा होगा कि मैम हम जैन कम्युनिटी बहुत लिमिटेड है, आई थिंक 1% भी नहीं है पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा रिच है, इंडिया का 24% से ज़्यादा टैक्स देते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। मैं एक व्यक्ति से मिला, वो नेल पॉलिश का बिजनेस करते थे गुजरात में, चप्पल डाली हुई थी उन्होंने, वाइट कपड़ों में थे, और मैंने उनको देखा, वो अपना मीटिंग के बाद अपना जो फूड लेके आए थे, जैन फूड, वो खा रहे थे। फिर वो दोबारा, उन्होंने कोई टी कॉफ़ी बाहर से नहीं लिया, और मुझे जब उनका प्रोफाइल पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस पर लिखा था इनकी वेल्थ 2000 करोड़ की है। सो मैंने जब जैन कल्चर बहुत बचपन से पढ़ना सीख लिया था, और मैं जैन कल्चर में पला बड़ा, वैसे मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन जैनियों के बीच में रह के मैंने इतना कुछ सीखा। जो खाना खाते हैं मैम, उसमें प्याज और लहसुन नहीं है,
आई एग्री, मैं किसी वेजिटेबल के, लेकिन उससे मैम आप काम बहुत हो जाते हैं, बहुत ठहराव आ जाता है। सो समहाउ, और फूड का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। और जो जैन लोग हैं, जो उनका फोकस लेवल है ना, तो वो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। कभी मैम गुजरात में जाके देखो 90% इतने जैन है वहाँ पे, इतनी डेडिकेशन है काम के लिए, घर का खाना लेके आते हैं। और आज थोड़ी जनरेशन डिफरेंट हो गई है, लेकिन उनका पुराना कल्चर मैम अमेजिंग। और अगर सीरियसली किसी से कुछ सीखने को मिले, इस कल्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो रिलीजन के साथ भी अपने बहुत स्ट्रांग है, बट आज तक आपने कोई उनके लिए डिस्प्यूट नहीं सुना होगा। डिस्प्यूट भी नहीं सर। व्हाट आई हैव सीन, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स, दे आर वेरी कनेक्टेड। यस, दे आर सो मच कनेक्टेड कि अगर किसी एक को परेशानी है तो 1000 people are coming to talk to that person and make kithe hai, what is the problem, what solution you want, and that way you are distributing your stress and tension levels, जिससे automatic उनकी skin भी बहुत अच्छी है सर। I have seen my clients, आप हमेशा स्किन पे आ जाते हैं। नहीं सर, because I feel कि everything, skin is the reflection of your body. Yes. आईज, हेयर इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर बॉडी। आप स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हो, आपके वाइट हेयर होने ही होने हैं सर। Yes. आप नहीं अच्छे से खा रहे हो, आपके अंडर आई पिटिंग होनी ही होनी है। आप नहीं सो रहे हो, आंखें काली होनी ही हैं। आप अच्छे से स्किन पे खाना, मतलब कि प्रॉपरली टाइमिंगली खाना नहीं खा रहे, पानी अच्छे से नहीं पी रहे, आपकी स्किन पे बर्स्ट आउट्स होने ही होने हैं। सो ये स्किन एक्चुअली आपका मिरर है। द स्किन, आप अपनी फेस पे, अपने मिरर में अपनी फेस देखते हो, यू रियलाइज कि आज तो ना यार मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ करने का। द मोमेंट यू पुट लिटिल लिप, मे बी लिपस्टिक, अच्छे से बाल अच्छे से कर लिए, आपकी वो थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है कि यार छोड़ यार, क्या टेंशन लेनी, चल यार चले। The thing is कि again that is your reflection for others also and for yourself also, जो हम भूल रहे हैं। And secondly, these all thing what you are talking is related। आप बताइए सर, यूथ को आप इतना मिलते हैं, कनाडा, they are going outside, कितना स्ट्रेस फैक्टर है। Yes. मैम आज स्टूडेंट, जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट, आई डोंट नो, अभी तो वो बिजनेस में आए ही नहीं। Exactly. अभी तो जर्नी बिगिन भी पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तब भी स्ट्रेस मैनेजमेंट मैम आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है सिखानी। और हम बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यूथ में, मैं भी उसी एज में आता हूँ, और हम ये फील करते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। जब से मैंने वो स्टोरी सुनी थी, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि हम अपनी बात क्यों नहीं छोड़ सकते। हम उस बात को खींचते हैं, उसी की वजह से मैम थॉट प्रोसेस सारी रात नहीं रुकता है। सुबह हो जाएगी, अभी अच्छा 4 बज गए, हम सो ही नहीं पाए, बिकॉज वो थॉट रुका ही नहीं। हम परेशान होते रहते हैं उस परेशानी के लिए जो भी परेशानी बनी ही नहीं है। कल मेरी ट्रेन है और मैं अगर लेट हो गया तो मैं लेट हो गया तो ट्रेन निकल जाएगी ना, कल आया ना ट्रेन आई। सो दिस इज द रियलिटी। हम कोई रह ही नहीं रहा, प्रेजेंट में जी नहीं रह रहे। मैंने एक स्टोरी सुनी थी बड़ी अच्छी, मैंने एक जगह पहले भी ये बात कही है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा था। 2 भिक्षुज जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो आपने देखा हो, मतलब शादी नहीं करते हैं, तो सिंपल लाइफ जीते हैं और हमेशा चैंट कर रहे होते हैं। कभी आपने देखा हो हरिद्वार, हिमाचल जाते हैं तो आपको देखते हैं। तो ऐसे 2 भिक्षु ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके सामने एक बड़ी ब्यूटीफुल गर्ल ऑपोजिट रोड पे ट्रैवल कर रही थी। दोनों के बीच में वाटर का एक रिवर जा रहा था उसमें। तो सडनली अब वो गर्ल वापस आना चाहती थी। जितनी देर तक वो इधर आ रहे हैं, वो भी इधर जा रहे हैं, पर वो देख रहे थे कि दोनों, इसको इधर जाना है, इसको उधर जाना है। तो गर्ल इसलिए इधर नहीं आ पा रही थी, पानी का बहाव बहुत तेज था और कोई बंदा दिख नहीं रहा था। अब वो डिपेंडेंट थे उन दोनों भिक्षुस के ऊपर, वो हेल्प के लिए ऑफर करेंगे। हार्डली एक का मन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, तो उसने अपनी माला रोकी, उस गर्ल को उठाया और वो नदी पार करवा दी और वो क्रॉस करके चले गए। एंड शी सेड थैंक यू, ग्रैटिट्यूड दिया एंड ब्यूटीफुली शी स्माइल। तो दूसरे जो भिक्षु था बड़े गुस्से में उनको देख रहे थे। माला भी चैंट हो रही, लेकिन एक माला के साथ गुस्सा और भी बड़ा कुछ। लेकिन वो जो व्यक्ति था जिसने उसकी हेल्प की, वो ग्रेटिट्यूड थॉट से अपना ऐसी फेस पे हो रहा था अपना, फिर उसने चैंट स्टार्ट किया। वो चलते गए। 3 घंटे के बाद जब वो रुके खाना खाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, तो उसने एक दूसरे भिक्षु ने पूछा कि आपने, हमारे धर्म में तो ये चीज़ सिखाते नहीं, आपने उस गर्ल को टच भी कैसे किया और आपने उसको क्रॉस भी क्यों कराया। तो बड़ा ही सुंदर आंसर उन्होंने दिया, मैं तो 3 घंटे पहले वो वाला भार उतार के छोड़ आया था और तुमने 3 घंटे से वो भार उठाया हुआ है।
अच्छा, oh my 3 God. घंटे से तुम उसी बात को सोच रहे हो। मैं तो भगवान का चैंट कर रहा हूँ इतनी खुशी से, मुझे खुशी मिली कि मैंने किसी की हेल्प की, और 3 घंटे से तुम उस भार को लेके उठा, तुमने तो फिर चैंट क्या किया? सो यही हमारी डेली लाइफ है, हम भी यही कर रहे हैं मैम, जो बात हो गई उसको छोड़ ही नहीं रहे, बात को कहाँ तक लेके जा रहे हैं। आज क्यों लड़ाइयाँ हैं मैम, कितने डिवोर्स केसेस हैं, रीजन क्या? कोई एक बंदा झुकता ही नहीं है मैम, हर कोई इक्वलेंट है। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास सबसे ज़्यादा, मतलब मैं लॉयर नहीं हूँ, मुझे एक बार कहीं पढ़ने को मिल गया लॉयर्स मेरे अगेंस्ट हो जाए, ऑल लॉयर्स आर लायर्स, तो मैंने कहा नहीं, मैं लॉयर नहीं बनना चाहता, आई एम अ काउंसलर। काउंसलर। तो मैंने कितने लोगों को मिलता हूँ मैम, जिसमें वुमेन कमिश्नर मैम है हमारे, राजलाली जी, मैं उनसे पर्सनली जब वो पंजाब के कमिश्नर बने, वो कह रहे थे कि बड़ी छोटी रीज़न से डिवोर्स हो रहे हैं, मतलब जिसमें क्या रीज़न था, चाय मांगे गई थी, चाय में शुगर नहीं प्रॉपर थी, उसमें भी डिवोर्स का रीज़न बताया। Really? कई जगह रीज़न था, हस्बैंड की सैलरी अगर 50,000 है, वाइफ की 52,000 है, तो 2,000 ज़्यादा कमा रहे, तो वो भी सैलरी की वजह से भी मैम डिवोर्स था। रीज़न, मतलब मैं इस चीज़ को देख रहा था, बड़े शॉर्ट टेम्पर, और हम एक दूसरे के लिए झुकना ही नहीं चाहते हैं। मेरे ख्याल से मैम ग्रैटिट्यूड, और हम अगर ये भावना रखें कि हम किसी को माफ़ कर सकते हैं, आधे काम तो मैम इन चीज़ों, आप हमेशा कहते हो, अब मैं स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ दोबारा से इन चीज़ों को ले जाता हूँ, पर लाइफ में मैंने 5 Ds सीखी हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये Ds इतनी इंपॉर्टेंट है। आई स्टार्ट माई जर्नी विद दिस Ds, एंड आई मतलब स्पेंड माई होल लाइफ, फ्यूचर में भी, आज भी, दीज आर लाइक ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। जब हमारे ये 5 Ds हमारे बीच में है ना लाइफ में, आई थिंक हर चीज़ बड़ी स्मूथ चलती है। और मैं जब भी कुछ ऐसा सोचता हूँ कि हमें छोटे सी कई चीज़ों में झुक के अगर काम आसान हो जाता, क्यों ना करें। कई बार लोग कहते हैं गांधी जी क्यों बनना है, अपना फेस आगे क्यों करना है थप्पड़ खाने में, क्या फेस थप्पड़ खाने के लिए मत आगे करो, लेकिन आपके वर्ड्स, आपके झुकने से जो काम हो सकता है उसको करना चाहिए। आपके वर्ड्स ही इतने वो बन जाते हैं कि दूसरे को समझ आ जाता है कि ये बंदा झुक गया है। इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग अ हिट ऑन द फेस, बट एट लीस्ट बोली इज समथिंग विच यू ऑलवेज से, कि जीभ अपनी संभाल के चलाओ। मैम टंग की तो सबसे पावरफुल चीज़ है, ये आपको अमीर भी बना सकती है, गरीब भी, और घर उजाड़ भी सकती है, और घर बचा भी सकती है। कितना बोलना है, कितना लिमिटेड बोलना है, कितना बंद रखना है। वो कहते हैं ना, एक चुप सो सुख, तो वो कितना चुप भी रहना है वो भी बड़ा जरूरी है। और आज के टाइम में ये भी जरूरी है कि हमेशा चुप नहीं रहना है। और ये बहुत अच्छी चीज़ आई है कि अगर आज का कल्चर चेंज हुआ कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है बात करने की। लोग कहते थे हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, बोलने की अपॉर्चुनिटी है, पर बोलता कोई नहीं था। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हर किसी को बोलने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। मेरे ख्याल से अगर हम इसको भी सही तरीके से यूटिलाइज करें तो बहुत बेनिफिट्स हैं। आज के टाइम में गूगल ग्रंथ इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें हम, मतलब वट एवर द सर्चिंग इंजन कोई भी हो, जिसमें हम क्या कुछ नहीं ढूंढ सकते, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ये सोचे कि पहले मुझे गुरु ढूंढना है जो सिखाए, टीचर ढूंढना है, पर आज के टाइम में मैम हमारे हाथ में इतनी बड़ी पावर है, फोन। हाउ टू यूज इज द मेन थिंग सर। मतलब कि मेरे भी बच्चे हैं, तो हम सब, ऑल द पेरेंट्स वुड बी टेलिंग मी कि यार कितना इनको स्क्रीन टाइम देती है, लिमिट कर, इतना ज़्यादा नहीं। Though they do not have time, you know my kids, है ना, they are always doing something innovative and something. But मुझे ऐसे लगता है कि even the social media platform or the reels, we can utilize in other way also. There is not कि हमेशा ही गलत reels ही आ रही हैं, हमेशा आप गलत चीज़ ही कर रहे हो। I will tell you example of my son Ayan. सर उसको he was a little introvert, but अब ठीक है, I'm pushing and he's getting extrovert. So मैंने उसको ना ऐसे, because I get tired and मैं बहुत लेट जाती हूँ, तो मैंने बोला यान can you cook this for me, मैं आपको ये रील लिंक भेज रही हूँ, this is how this पनीर is made, है ना, तो आप बना दोगे? तो कहता हाँ मम्मा कोई है नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मटेरियल ढूंढ के I will try. So that was a big achievement for me. तो उस दिन से सर आज तक वो अपनी कुकिंग कर रहा है। wow. चाहे कुछ भी है, he sees online YouTube, maybe a reel, I send him something. So I feel, मुझे उससे ये चीज़ लगी कि this is again कि हमने हाथ पकड़ के उसको कहाँ लेके जाना है। पेरेंटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम। पेरेंटिंग, मैं अभी पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा, मुझे पेरेंटिंग टॉक्स भी मिलती हैं कई बार करने को।
ये बड़े इंपॉर्टेंट है मैम। अगर टीचर के पास 8 घंटे स्टूडेंट रह रहा है ना, तो पेरेंट के पास भी है। Parent के पास। जैसे आपने अभी बात की फूड की कि आपने, बहुत अच्छी बात है मैम। आज के टाइम में हम कहते हैं कि बच्चा बाहर पढ़ने चले जाए, लेकिन आपने ट्रेन तो किया ही नहीं, ही नहीं। एग्जैक्टली। चाय बनानी भी नहीं आती होगी, तो किसकी कुछ भी शक्ल नहीं आता देखेंगे है, वहाँ कपड़े पे? उठाने नहीं आते, धोने नहीं आते। नाउ माय किड्स आर डूइंग एवरीथिंग। ये मैम बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आपने सेट की है। पेरेंट को अगर हम ये अपॉर्चुनिटी, फिर मैं वही बोलता हूँ कि मिली है, तो बच्चे को वो सब चीज़ें सिखानी चाहिए जो उसको सक्षम है, इंडिपेंडेंस बनाए। हाँ। मतलब वो डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर। मैम हॉस्टल में भी, जब मैं भी हॉस्टल लाइफ में हॉस्टल में रहा हूँ, मैं देखता था हम अपने बैग पैक कर लेना, अपना रूम रेडी रखना, हमें उसके कितने कितने मार्क्स मिल जाते थे। और उस टाइम लगता था कि शायद पढ़ाकू बच्चों में हमारी एंट्री तो नहीं हो रही, लेकिन जब रिजल्ट्स होते थे तो फिर समझ आता था कि ये चीज़ें बड़ी मायने रखते हैं। अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें, बड़े स्मॉल स्टेप्स अपनी डेली लाइफ में ये ले लिए, तो आई थिंक आई नो। एक और सबसे बड़ी बात है कि हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, रियल में इम्प्लीमेंटेशन बड़ी डिफिकल्ट है। इसके लिए स्टार्टिंग से मैम सर कल्चर ऐसा होना इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स देमसेल्फ आर नॉट रेडी टू Yes. एक्सेप्ट दैट। Yes. अब मैं छोटी सी एग्जांपल अपने क्लिनिक की बताती हूँ सर। आते हैं पेरेंट्स, I do a free counseling for young kids, the teenager girls and boys, है ना। सो वो लेके आते हैं, बट ऑलवेज वेन एवर आई टेल कि है ना बेटा आपने ये करना है, स्किन में आपने यही करना है, दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर टू यंग फॉर दिस थिंग। तो पेरेंट्स खुश तो हो जाते हैं ये सुन के कि ये मना कर रही है, बट दे देमसेल्फ डजंट हैव एक्सेप्टेंस ऑफ दैट थिंग। राइट। कई चीज़ों में वो बहुत वो हो जाते हैं एडमेंट, नहीं नहीं ये तो काला है, ये तो करो ठीक। कई चीज़ों में ये कहते हैं कि इसको कुछ तो लगाने के लिए दो, कि हम आए हैं तो कुछ तो लगाना है। सो देयर इज अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस विद द पेरेंट्स। कई पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो कहते हैं देखो सानू तो आज तक जरूरत नहीं पई, इन्नू क्यों जरूरत हैगी है। सो दैट अगेन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग कि हम बहुत आगे आ गए हैं। जो ईरा में हमारे पेरेंट्स थे वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं थी कम थी, बहुत लिमिटेड थी, खाना कितना अच्छा था, फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी थी। कोई गेम्स ही नहीं रही मैम अब तो फिजिकल। आप देखो कुछ भी नहीं है सर। अब हमें भेजना पड़ता है कि जाओ वहाँ जाके खेलो, go and do this physical activity. The difference is so much, but again the crux is कि हम as an individual we have to understand कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, डेफिनेटली बढ़ गई है, ईरा भी बहुत आगे चला गया है, वो पुराने वाला ईरा भी नहीं रहा है, बट yes with the advancement we again have to be rooted again हर चीज़ में, चाहे वो खाना है, चाहे हमारे एटिकेट्स हैं, चाहे हमारे बिहेवियर है, टॉकिंग है, ईटिंग हैबिट्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, या फिर फेस एप्लीकेशन चीज़ें हैं। एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड अगेन विद द टेक एंड विद द ओल्ड आर आयुर्वेदा, आर होम रेमेडीज, आर होम कल्चर। अब प्रॉब्लम क्या है सर, होम रेमेडीज कहते हैं जी होम रेमेडीज कर देंगे हमें तो वो ठीक है, बट एक्चुअली जो हम खा रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है। एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड। यस ट्रू मैम। वही तो यूथ हम कहते तो आज यूथ यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, हम पुरानी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको लेके बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम में वर्क कर रहे हैं, बिजनेस भी ले रहे हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग एंटरप्रेन्योर्स की फिर बनती है कि वो सोसाइटी को क्या देके जा रहे हैं। मैं एज ए सोशल वर्कर भी हमेशा अपने यंग फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि अगर आपने, हम कितने वो शार्क टैंक्स देखते हैं, कितने उसमें मैम जितने आइडियाज हैं, मोस्ट ऑफ द आप देखो तो सारे कल्चरल आइडियाज हैं। कल्चरल या कोई हनी को लेके आ रहा है। अभी रिसेंटली आई विल टेल यू अ ब्यूटीफुल आइडिया सर, जहाँ आई थॉट कि यार कल्चर वापस आ रहा है। आप देखो सर इंडियन सीट्स सब अबॉलिश हो चुकी हैं, ठीक है, अब सारी सब जगह इंग्लिश सीट्स हैं। अब क्या कल्चर आ रहा है सर, अब उन्होंने ना एक फुट रेस्ट बना दिया है। आपने अगर रिसेंटली शार्क टैंक देखो, एक फुट रेस्ट बनाया है जिससे आपकी पोजीशन लेग्स की एज अ स्क्वाटिंग पोजीशन जो कि इंडियन सीट्स में होती है वैसे बन जाएगी। सो इंडियन सीट्स अगर हम बात करें, टॉयलेट सीट्स वो क्यों बनी थी, क्योंकि जो हमारा एनल कैनाल है और रेक्टम है वो इनलाइन हो जाता है एंड यू क्विकली डेफिकेट। आपको पाइल्स नहीं होएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगी, आपको बहुत देर वहाँ बैठना नहीं पड़ेगा। बट अदर वे अराउंड अब हमारे हो गए हैं ब्यूटिफुल बाथरूम्स, यू आर सिटिंग विद द मोबाइल एंड यू आर डूइंग व्हाट नॉट, जबकि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली इट्स अ प्लेस ऑफ राहु। हम कहते हैं कि ज्यादा नहीं वहां बैठना, आपको जल्दी उठना चाहिए, बट हम अदर वे अराउंड व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज़ वी आर कंफर्टेबल देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द वॉशरूम आज के टाइम में तो
सारे बच्चे वहीं बैठ के चला रहे होते हैं और Yes, उनको yes. नॉक करना पड़ता है कि भाई बाहर आ जाओ. Yes. बट द थिंग इज अब वो कल्चर वापस आ रहा है. सेम चीज आप देखिए, वो पॉट स्क्वाटिंग पोजीशन इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन में बन रहा है. इट इज़ जस्ट कि वो इंडियन सीट्स नहीं अब क्रिएट कर रहे, बट वो स्क्वाटिंग उन्होंने क्रिएट कर दिया ताकि वो अलाइन हो जाए रेक्टम एंड एनस एंड द डेफिकेशन इज क्विकली डन. सो सब चीज़ें है तो वही वापस आ रही हैं. मैम वापस आ रही बिकॉज सबको पता नीड है. बैलेंस तो तभी होना है. अगर हम ये कहते हैं कि अगर वाटर हमारा पोल्यूट हो रहा है, पहले टाइम में मैम वाटर को कितना इंपॉर्टेंस दिया, पहले तो अब कितना हमने वेस्ट किया, कितने साल अब सबको वाटर की इंपॉर्टेंस भी समझ आ रही है. आज के टाइम में कहीं टैप बंदे को दिखती से टाइम बंद करते हैं. ड्रिप हो रहा है जी यार, प्लीज इसको बंद करो पहले. सो समहाउ यूथ की मैं फिर वही बात रखता हूँ कि अगर हमें अपने पुराने कल्चर से इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस में, हर चीज़ में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए, अगर नेचर से कुछ ले रहे हैं तो नेचर को देना भी ज़रूरी है. बड़े अच्छे मैसेजेस कई बार गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक पेड़ माँ के नाम. तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है प्राइम मिनिस्टर जी का, मोदी जी का ये इनिशिएटिव, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ भी, मतलब इवन हम लैंड भी यूज़ कर रहे हैं, सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, 5 सोर्सेज होते हैं हमारे, रेन है, वाटर है, फायर है, सारा दिन में हम कितना कुछ नेचर से ले रहे हैं. पूरे बिजनेस के लिए हम कितना एसी चलाते हैं मैम सारा दिन में. नेचर तो हम खराब कर ही रहे हैं. अगर हम नेचर को रिवर्ट बैक में कुछ तो देखे जाएं, वेदर इट्स वन प्लांट और कुछ भी ऐसा जिससे हमें, और नेचर के साथ साथ सोसाइटी को क्या देके जा रहे हैं. अगर एज अ सोशल वर्कर यूथ की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ भी वर्क करें, लेकिन उसमें से जैसे सिखिज्म में कहा है 10 कि अपना 10th पार्ट सोसाइटी के लिए और अच्छे काम के लिए लगाएं. ऐसे हर एक व्यक्ति को मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए सोसाइटी को रिवर्ट बैक करके जाए. अच्छे वर्क से, मे बी एजुकेशन में, जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं उनकी एजुकेशन को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं. अगर वो सोसाइटीज़ में जा, अगर मैम मेरे ख्याल से आप ब्यूटी लाइन में है तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट ही करूँगा कि हमें भी टाइम टू टाइम हेल्थ एंड हाइजीन्स के कैंप जो हैं स्लम्स में लगाने चाहिए. बहुत सारे, हाँ, यू ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड. बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि आज भी वहाँ पे मैम हाइजीन की नॉलेज ही नहीं है मैम. आज भी उनके बाल इतने गंदे होंगे. मेरे ख्याल से हम अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ भी लेके जाएं. अगर हम 10 लाख कमा रहे हैं तो 1 लाख हम सोचे कि वहाँ पे लगाएं कि उन स्लम्स के बच्चों का भी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए. उनको एक बार रेडी तो करें, उनको बताएं कि आप बहुत सुंदर हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कैसे सुंदर है. सो मतलब कह तो दिया कि हैंडसम, वो हैंड टू समवन वाला हैंडसम बनना है, तो एक्चुअल में फिर हैंड्स वहाँ पे लेके जाए ना. साथ लोग टिक्का लगाते हैं. तो मैंने एक बार पंडित जी से पूछा कि विभूति लगाते क्यों है. कहते हैं याद रखना पड़ता है ना, अंत ये है, इसलिए विभूति लगाई जाती है कि आपको यही बनना है एंड पे. सो ऐसा ना हो कि आप चेयर पे बैठो और सोचो कि आप राजा बन गए हो. अंत आपके मस्तक पे लगा हुआ है, चाहे आप राजा हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे कुछ भी हो, एंड आपका यहीं पे है. सो थोड़ा मैं फिर उससे कनेक्ट कर लिया. मैं तो, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम. मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मनीषा बुटीका के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका इनिशिएटिव है, सोसाइटी में बड़ा अच्छा मैसेज दे के जाएँ. ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर रहे हो, और किस वे से सोसाइटी को आप रिटर्न कर सकते हो, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे मदर भी हो, पेरेंट भी हो, और भी सोसाइटी के लिए एज ए सोशल वर्कर आप कर रहे हो. कैसे मैं आपसे, मतलब मुझे अभी इतना नहीं पता, आप बताइए कि कैसे मनीषा बुटीक को वर्क कर रहा है, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं थ्रू विद योर बिजनेस. मेरे ख्याल से अगर बिजनेस में भी एथिक्स आ जाए, वैल्यूज आ जाए, तो वो एथिकल बिजनेस हो जाता है. आज के टाइम में एथिकल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है MBA में. दिस इज स्पेशल कोर्स MBA में कि मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप्स क्यों खत्म हो जाती हैं. इसके ऊपर एक MBA स्टार्ट हुआ नया कि MBA में एथिकल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाए. कि पार्टनरशिप क्यों खत्म होती है, बिकॉज पार्टनर्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनमें एथिक्स ही नहीं है. उसमें क्या होता है कि आप अपनी बैलेंस शीट छुपा रहे हैं, आप डेली के अपनी ट्रांजैक्शन छुपा रहे हैं. सो एथिकल बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो आप कैसे एथिक्स अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं? एथिक्स सर, हाँ, बहुत वे में. एक तो सर आई एम बिग फैन ऑफ इंडियन कल्चर, हेरिटेज. आई एम बिग फैन. सो मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन के बारे में भी. सो आई रेड कि हमारी जो रानियाँ थी, दे यूज टू अप्लाई गोल्ड ऑन देयर फेस, विच वॉज अ बिग थिंग. इतना महंगा जो आप वो गले में डालती थी, उनको थिन करके दे मेड यूज टू गेट इट पाउडर्ड, और एलोवेरा या प्लांट एक्सट्रैक्ट्स कुछ ना कुछ यूज़ करके उनको अपने फेस पे लगाते थे, ताकि उसमें एक जो हम कहते हैं ना नूर,
वो आए. So I was very fascinated with this thing. कि यार gold बड़ी अच्छी चीज़ है. Otherwise also we are very fascinated with Of course. gold thing. Then I read, kept on seeing how the products are working, what are their compositions, how to stabilize it. So मेरे में ये था कि actives तो सर, because the technology is growing, actives तो चाहिए ही चाहिए products में. Actives के साथ what we can do is we can add our हेल्दी आयुर्वेदा बोटेनिकल प्लांट्स, जिससे वो एनहांसमेंट मल्टीपल टाइम हो जाती है. अब मेरे हर प्रोडक्ट में सर गोल्ड है, पहले तो 24 कैरेट गोल्ड. तो वो करता क्या है, सबसे महंगा आज तो सबसे महंगा है, और उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट भी बहुत होते हैं. Yes. बट वो करता क्या है सर, कोई भी आप एक्टिव ले लो, उसके साथ गोल्ड ऐड कर दो, वो उस एक्टिव की 10 टाइम पावर बढ़ा देता है. Very आप nice. कोई भी छोटी चीज ले लो, लाइक आई हैव 24 कैरेट गोल्ड सीरम, Yes. जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है. Even I also applied. It's amazing. Yes, very good experience. प्लांट कोलेजन है, Yes. उसमें गोल्ड फ्लेक्स भी हैं, 24 कैरेट गोल्ड Yes. है. सो वो क्या कर रहा है, वो जो हाइलुरोनिक एसिड है उसकी जो क्षमता है वाटर को रिटेन करने की फेस में, वो 10 टाइम और बढ़ा देता है. Wow. सो इट इज़ गिविंग अ ब्यूटिफुल रिजल्ट्स. बहुत क्लाइंट्स यूज़ भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो. सो इट इज़ गिविंग दैट काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन टू मी कि मैंने कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर लेके आई. सिमिलरली मेरे बाकी बहुत प्रोडक्ट्स हैं सर. वन इज़ अनदर इज़ रेटिनॉल, जो कि एंटी एजिंग में यूज़ होता है. Okay. तो उसमें मैंने सर बाकुची ऑयल ऐड करवाया. इन दोनों को स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल था, लैब वाले थक गए थे. बट दे एडेड बाकुची ऑयल टू द एक्टिव रेटिनॉल. रेटिनॉल इज एन एक्टिव जो कि टेक के कारण आया है. बाकुची ऑयल इज अ नेचुरल एंटी एजिंग, जो कि Okay. हमारी रानियाँ और महाराजा जी लगाते होते अच्छा. थे. सो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यू अगेन वी आर गेटिंग मच हायर रिजल्ट्स, जहाँ एक्टिव भी है और नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं, एंड वी आर गेटिंग दैट एंटी एजिंग Very nice. विद अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. Very सो दैट वाज अ लिटिल विजन, जहाँ मैं इन But दोनों it's a good चीज़ों को initiative, मैम. वही बात जो मैंने कहा कि एथिक्स बिजनेस में भी तो, प्रोडक्ट के एथिक्स भी तो है ना. बिल्कुल. रियल प्रोडक्ट दिया जा रहा है. अदरवाइज तो मैम आज मिटावट भी बहुत है आज के टाइम. बहुत सर. Amazing. वो तो बहुत. दैट इज अनदर, अडल्ट्रेशन इज अनदर Another होल level. चैप्टर विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया. Yes. बट येस, ऑब्वियसली आई विल स्टिल से स्टे ग्राउंडेड. ग्राउंडेड से आपको सब कुछ मिल जाता है सर. गुड ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम व्हेन यू आर ग्राउंडेड. तब आप रिसीविंग में हो, जो आपने बॉटल की बात बोली. जब आप ग्राउंडेड हो, आप सब कुछ रिसीव कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो और अपने दिमाग में डाल रहे हो, और देन स्लोली यू विल स्टार्ट अप्लाइंग दैट. वेरी नाइस. बहुत अच्छा मैम आपका ये इनिशिएटिव है, एंड मे भगवान ब्लेस यू आगे इस चीज़ के Thank लिए you, भी. thank you. मेरे ख्याल से हम बहुत सारी बात करते हैं. पॉडकास्ट आपने स्टार्ट किया है मैम, लोग सुन रहे हैं. मैं एक बड़ी छोटी सी बात एंड करना चाहूँगा सारे जितने भी व्यूअर्स भी हैं उनके लिए, कि कुछ टाइम के लिए हम सुनते हैं, वैसा बन जाते हैं. कुछ टाइम के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं. तो मैं अपने एक हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ MBA स्टूडेंट्स के साथ. मैं 3 वाटर ग्लासेस लेता हूँ. पहले ग्लास में हमेशा मैं उसमें स्टोन डाल देता हूँ, दूसरे ग्लास में क्लोथ डाल देता हूँ, थर्ड ग्लास में मैं शुगर डाल देता हूँ. जो पहले वाली पर्सनैलिटी है वो स्टोन है, जिसने बहुत कुछ सुना, जैसे आज का पॉडकास्ट सुना, सारी बातें सुनी, लेकिन जैसे ही स्टोन बाहर आया और वो वैसे के वैसे रहे, स्टोन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी. वो पर्सनालिटी हमें नहीं चाहिए, स्टोन वाली. जो वाटर इज अ नॉलेज, तो जो वाटर के बीच में है, सुनता रहा लेकिन सब खत्म हो गया. सेकंड पर्सनालिटी है क्लोथ, जो थोड़े टाइम के लिए सोख लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी, सीख लेगी, और क्लोथ जैसे बाहर गया, नॉलेज से बाहर ड्राई हो जाएगा, तो वापस उस पोजीशन में आ जाएगा. एंड द थर्ड वन इज शुगर पर्सनालिटी, जो उस वाटर में मिक्स हो गई और मिक्स होके उसने उसकी सेम शेप ले ली. सो वो नॉलेजेबल है, जिसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, चेंजेस किए. सो वैसी पर्सनालिटी बने. अगर हमें रियल में कुछ सीखना है आज के इस पॉडकास्ट से भी, तो स्टोन वाली नहीं, क्लोथ वाली नहीं, शुगर वाली पर्सनालिटी बने. शायद कुछ चेंज कर सकें सोसाइटी में भी, अपने आप में भी, और लोगों में भी. तो फिर एंड विवेकानंद जी की बात मुझे याद आती है, अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर कमिंग ओवर एंड एनलाइटिंग अस सो मच. आपके श्लोक ही नहीं वैसे डाइजेस्ट हो रहे. अमेजिंग अमेजिंग. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो आज हमने डॉक्टर साजन से बहुत सारी चीज़ें सीखी तो हैं, बट अगेन हम शुगर या सॉल्ट क्या बनना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और उससे ग्राउंडेड होके हम अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को
easily improvise कर सकते हैं. Let's stop overthinking. Let's stop just thinking about tech. Start being grounded, start being humble, and see the improvisation and change in yourself. And if you really feel कि ये वीडियो देख के आप enlighten होंगे या spiritually upgrade होंगे, so do comment कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, and do like, subscribe and share to someone who really likes it or will improvise after viewing this.